Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ। और इस कोर्स यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो ये कोर्स है, इसके आज 15वें सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रेस, कोपिंग एंड हेल्थ। यानी कि स्ट्रेस जो कि हमारे जीवन में अमूमन हम सभी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर, हमारे जो हम कह सकते हैं चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, हर प्रकार की जो हमारी हेल्थ है उसको ये प्रभावित करती है। और किस तरह से हम कौन सी वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं और किन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए, और जो बायोसाइको सोशल फैक्टर्स की हम बात करते हैं, उन सभी को समझते हुए आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो साइकोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेस और उसकी कोपिंग से संबंधित। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वी विल टॉक अबाउट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और ये एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चर्चाएं हमने अब तक की हैं अपने पिछले सत्र में, उसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो अभी बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है उसके अनुसार जो हमारी बॉडी है, जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजी यानी कि हमारे बिहेवियर से, हमारी इंडिविजुअलिटी से, हमारी पर्सनैलिटी से, वो सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है किस तरह से जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से प्रभावित होती है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो क्या है। इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर केमिकल्स एंड माइक्रोब्स। और इम्यून सिस्टम को अगर हम एक उदाहरण के साथ समझें तो रिसेंटली हमने सभी ने अभी पिछले 2 साल के एक समय एक ऐसा था पेंडेमिक का, यानी कि 2020-21 का जो समय था वो काफ़ी चैलेंजिंग समय था कोविड पेंडेमिक का। और उस दौरान हमने ये जो शब्द है इम्यून या इम्यून सिस्टम, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चाएं सुनी, या इसको आम बातचीत में भी हमने सुना और एक्सपर्ट्स को भी इसके बारे में बात करते हुए सुना। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि किस प्रकार से ये एक ऐसी परिस्थिति थी उस समय कि जब हमारे पास उसका कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये वायरस किस प्रकार से कार्य करेगा, उससे हमें किस प्रकार से निपटना है, या हमारे पास क्या उपलब्ध साधन है, यानी कि दवाई के रूप में या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके संदर्भ में। यानी कि हम एक तरह से बिल्कुल तैयार नहीं थे इस तरह के पेंडेमिक के लिए, और किसी को भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पूरे विश्व में किसी को भी, कि इस तरह की एक समस्या आएगी और सभी को, पूरे ह्यूमन काइंड को वो चैलेंज करेगी। लेकिन इस मुश्किल समय में भी हम सभी उससे निकल कर बाहर आ पाए। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और हमने उस दौरान ये महसूस भी किया और हम सभी ने इस पर चर्चा भी की कि जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो इस तरह की परिस्थिति से बेहतर तरीके से निकल कर आ पाएगा। और उसमें भी ये देखा गया कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो कोविड के दौरान उनको समस्याएं ज़्यादा हुई, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनको कोविड होने के बाद यानी डिटेक्ट होने के बाद भी उनको इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे सिम्टम्स या किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ।
तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये लोगों के इंडिविजुअल लेवल पर जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी क्षमता तो है ही साथ इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से जो हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम है उसमें जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि उनसे मिल करके उन फैक्टर्स को जब हम ध्यान रखते हैं या जो वो फैक्टर्स हमारे इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं जिस तरीके से, देन वी कॉल इट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यानी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी फंक्शनिंग, हमारे ब्रेन के जो भी घटक हैं उनकी फंक्शनिंग, देन हमारी जो साइकोलॉजी है, उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से ये ओवरऑल जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये जो हमारा रिस्पॉन्स टू द डिजीज़ है उसको प्रभावित करता है, ये उसके बारे में है। अगर हम बात करें तो कंडीशनिंग यानी जो लर्निंग का जो सिद्धांत है वो किस तरह से इम्यून सिस्टम पर अप्लाई होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एडर और कोहेन के द्वारा एक स्टडी की गई थी और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी थी। और इस स्टडी में किया उन्होंने ये था दैट उन्होंने इस स्टडी में एक तरह के जो रैट्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था और वहाँ पर उन्होंने ये देखा था कि व्हेन these rats they were given some kind of medicine which was supposed to suppress their immune system, यानी कि उनको इस प्रकार की मेडिकेशंस दी गई जिससे उनका इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो, और इस प्रकार का जो उनको मेडिकेशन दिया गया वो साथ ही साथ इस मेडिकेशन के उनको जो दिया गया था वो था एक प्रकार का, यहाँ हम कह सकते हैं एक फ्लूइड या एक प्रकार का एक ऐसा ड्रिंक जो उनको इस मेडिसिन के साथ अटैच कर करके या एसोसिएट करके दिया गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि बिकॉज ऑफ दैट जो लिक्विड वो ले रहे थे या फ्लूइड जो वो पी रहे थे, उसके साथ साथ उनको जो उस समय जो उनको इम्यून सप्रेसेंट दिया गया, यानी कि जो उनके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए जो दवाई दी गई, उसका जो इफ़ेक्ट था, जब बाद में फर्दर स्टडीज़ में ये देखा गया कि जब वो दवाई नहीं भी उनको दी जा रही थी उसके बाद भी, यानी कि जो दवाई की गैर मौजूदगी में भी उनका जो ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम था वो सप्रेस्ड था, क्योंकि वहाँ पर उनको ये फ्लूइड उनको दिया जा रहा था। इसी तरह के जो इस एक्सपेरिमेंट में जिन रैट्स की ये लर्निंग हो गई थी, जिनकी ये कंडीशनिंग करा दी गई थी कि ये जो मेडिसिन है या ये जो कंडीशन है इसका जो सीधा एसोसिएशन है वो इस फ्लूइड के साथ है, तो उन रैट्स के अंदर फ्यूचर में जब उनको दवाई नहीं दी गई लेकिन केवल उनको वो फ्लूइड दिया गया तो उसका भी प्रभाव उनके इम्यून सिस्टम पर देखा गया, यानी कि उस दवाई की गैर मौजूदगी में भी जो उनका इम्यून सिस्टम था वो सप्रेस्ड हुआ, यानी कि वो कमज़ोर हुआ। तो ऐसे में ये निष्कर्ष निकाला गया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ कुछ जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं या जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन्हीं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम में। इसके बाद जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, उसके 4 बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं। उसमें पहला है हमारा मूड, यानी कि जो हमारी मनोदशा है वो किस प्रकार की है। ऐसा देखा गया है एक स्टडी में कि उसमें कुछ इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट कराया गया फ्रॉम द एज ऑफ हम कह सकते हैं कि 39 to 60, और इस तरह की जो स्टडी कराई गई थी उसमें उनकी ओवरऑल जो उनका जो मूड का प्रेवलेंस होता था उनका वो चेक किया गया, और ये देखा गया कि जो इस तरह के इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ओवरऑल पॉजिटिव मूड रिपोर्ट किया था, उनकी जो ओवरऑल इम्यूनिटी थी वो ओवर द लॉन्गर रन ऑफ टाइम उनकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर पाई गई उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस तरह का मूड उन्होंने रिपोर्ट किया, आइदर डिप्रेस्ड और नेगेटिव स्टेट। तो इस तरह के जो लोग थे उनकी जो हम कह सकते हैं कि जो मूड था वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग पॉजिटिव मूड, तो उनसे उनका जो इम्यून सिस्टम था वो
ज़्यादा कमज़ोर था या ज़्यादा सप्रेस्ड था। इसी के बाद दूसरा है हमारे बिलीफ्स, यानी कि जो हमारा एट्रीब्यूशनल स्टाइल है, हाउ वी आर गोइंग टू एट्रीब्यूट, कि हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन पर हम किस तरह से उनके बारे में सोचते हैं, हम क्या उनको उनके रीजंस देते हैं या क्या हम उनको एट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि यूजुअली जो इंटरनल एट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ ग्लोबल एंड इंटरनल, ग्लोबल एंड स्टेबल, इस तरह का जब हम एट्रीब्यूशन करते हैं तो ये हमारे एक नेगेटिव एट्रीब्यूशन की तरफ इशारा करता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो समस्या हो रही है उसका कारण भी हम हैं और ये समस्या हमेशा रहेगी, यानी कि ये पर्टिकुलर सिर्फ एक स्थिति में होने वाली समस्या या कोई एक विशेष परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमेशा ही ऐसा बना रहेगा और ये स्थिति जो है वो स्टेबल है, यानी हम इसमें चाह कर भी कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो एट्रीब्यूशनल स्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन की, और इमोशनल एक्सप्रेशन में ये अक्सर देखा गया है और जो रिपोर्ट्स आई हैं स्टडीज़ के माध्यम से उसमें ये पता चला है दैट जो लोग अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते और स्पेसिफिकली जो नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा दबाते हैं या नेगेटिव इमोशंस का जिनका एक्सप्रेशन वीक है और जो इस चीज़ को शेयर नहीं करते, उनके अंदर अक्सर ये देखा गया है कि दैट दे हैव नेगेटिव अफेक्ट टू देयर इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो एक स्टडी की गई थी जिसमें राइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनको अपनी जो उनकी मेंटल स्टेट है, जो उनका इमोशनल स्टेट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको लिखा गया, उनको कहा गया कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके अपनी जो भी समस्याएं हैं रिलेटेड टू योर इमोशंस या योर लाइफ और इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपकी हो रही हैं उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करिए, उनको आप लिखिए। तो इस तरह की एक्टिविटी हर वीक में उनको कराई जाती थी एंड दिस वाज अ 20 to 30 मिनट्स टास्क। और इस तरह के टास्क जब उनको कराए गए तो ये देखा गया कि जो इंडिविजुअल्स इस तरह के जो रिपोर्टिंग कर रहे थे अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स की, अपनी लाइफ में होने वाली समस्याओं की, तो वो सभी इंडिविजुअल्स आगे चल करके उनकी जो ओवरऑल जो उनका हम कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स था और जो उनका ओवरऑल जो वेलबींग था वो बेहतर था कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जिनको इसी तरह की कंडीशंस में जो राइटिंग कराई गई वो किसी दूसरे टॉपिक पर कराई गई। यानी उनको जो टास्क दिया गया था उन्हें वहाँ पर अपने इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं करने थे, उन्हें वहाँ अपनी लाइफ से रिलेटेड समस्याओं को नहीं बताना था, बल्कि वहाँ पर उन्हें कुछ बिल्कुल ही रैंडम प्रश्न जैसे कि उस जगह पर ये घटना हुई, वहाँ पर ये बात हुई, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, या एक ऐसी चीज़ हो गई तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इस तरह के रैंडम प्रश्न उनसे किए गए। और जो दूसरी कंडीशन थी जिसकी हमने अभी चर्चा की, वहाँ पर उन इंडिविजुअल्स को ये पर्टिकुलर टास्क दिया गया कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रिसेंटली आपके जो इमोशंस हैं, उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करिए। तो इसमें उन्होंने अपनी लाइफ की समस्याएं, अपने जो इमोशनल स्टेट है उसको प्रेजेंट किया। और इसके बाद ये देखा गया कि जो उनका ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया और साथ ही साथ जो उनका इम्यून रिस्पॉन्स था बॉडी का वो भी एनहांस हुआ। इसके बाद एक और प्रकार का जो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट है विच इज़ प्रूव्ड बाय स्ट्रेस एंड वुंड हीलिंग, यानी किस तरह से जो हमारी मनोदशा है, जो हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो हमारी ओवरऑल जो वुंड हीलिंग है उसको प्रभावित करता है। ये 2 स्टडीज़ के माध्यम से इसको चेक किया गया और इसमें जो पहली स्टडी की गई थी यानी द स्टडी विच वॉज कंडक्टेड ऑन केयर गिवर्स, और अगर हम उसको ग्रुप ए माने यहाँ पर, और एक दूसरा ग्रुप था जो नॉर्मल पॉपुलेशन का था यानी ग्रुप बी। और इस ग्रुप ए को ये वो केयर गिवर्स थे जिनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो अल्जाइमर्स से ग्रसित था, यानी कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है और ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो और ये कहीं ना कहीं जो केयर गिविंग का जो पूरा ये टास्क है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक,
हम कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स थे यानी ग्रुप ए में, और दूसरे ग्रुप में ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो किसी भी तरह की हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं थे, यानी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ के जो भी व्यक्ति थे उनको इस ग्रुप में रखा गया। एंड फाइनली उन दोनों जो ग्रुप्स थे उसमें उनके अंदर एक प्रकार का वुंड यानी एक घाव क्रिएट किया गया, और ये घाव बहुत ही नॉमिनल था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेडिकली ये किसी तरह का कोई हानिकारक घाव नहीं था, ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको दिया गया था। और उसके बाद ये देखा गया कि जो उस वुंड की जो हीलिंग थी वो इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से हुई, यानी वो ग्रुप जो केयर गिवर्स का ग्रुप था उसमें अमूमन जो है 9 दिन लग गए इस हीलिंग में, जबकि जो दूसरा ग्रुप था जो नॉर्मल पॉपुलेशन का जो कम स्ट्रेस फील कर रही है लाइफ में, उसके उतना कोई केयर गिविंग का स्ट्रेस नहीं है किसी इस तरह के बीमार व्यक्ति का, तो उनका जो एक अमूमन देखा गया जो हीलिंग टाइम वो करीब 7 दिन के आसपास था। तो यहाँ जो इससे जो डेटा निकल कर आया वो इस तरफ इशारा करता है कि जो केयर गिविंग का जो टास्क है यानी वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी वुंड हीलिंग को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, और इस वजह से जो हमारी ओवरऑल हीलिंग है वो प्रभावित हो रही है। इसी तरह की एक और स्टडी की गई थी, और उस स्टडी में कुछ डेंटल स्टूडेंट्स को लिया गया था, और एक बार जो कंडीशन ए थी उनमें उन्हीं स्टूडेंट्स को जो उनकी जब छुट्टियां होती हैं, उनकी वैकेशंस जब हुई थी उस समय उनको ये जो वहाँ पर उनको वुंड जो क्रिएट किया गया था, एंड अगेन ये जो वुंड क्रिएट किया गया था ये मेडिकली बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और किसी तरह का कोई खतरा इसमें नहीं था। तो इन स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग समय पर, यानी एक कंडीशन ए जब उनकी छुट्टियां हो रही थी और एक कंडीशन बी जब उनके एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, यानी प्री एग्जाम का जो ड्यूरेशन है। और जैसा हम आप सभी जानते हैं कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत तनाव भरा होता है। तो इस प्रकार से इस स्टडी में ये देखा गया दैट जो वैकेशंस वाली कंडीशन है, कंडीशन ए, यहां पर जो उनका वुंड था उसकी जो हीलिंग का जो टाइम था वो करीब 6 दिन के आसपास था, और यहां पर हम देखते हैं कि जो उनका एग्जाम्स के ड्यूरेशन में जो वुंड हीलिंग में जो टाइम लग रहा था दैट वाज अराउंड 9 डेज। तो यहां पर इससे हमें ये पता चलता है फिर से कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब वो व्यक्ति जा रहा है या वो एहसास कर रहा है, भले ही वो टेम्प्रोरी ही क्यों ना हो, यानी कि अगर हम एग्जाम की ही बात करें तो ये एक कोई बहुत लंबी चलने वाली स्ट्रेसफुल प्रक्रिया नहीं है, बट ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल कुछ पर्टिकुलर समय तक रहती है, यानी एक छोटी अवधि के लिए रहती है। उसके बावजूद ये हमारे ओवरऑल रिस्पॉन्स सिस्टम को कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित कर रही है। तो ये जो स्टडीज़ हैं इस तरह की, उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि दैट जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो बहुत हद तक हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस चीज़ को, इस चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे, और नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस यानी तनाव। और स्ट्रेस एक प्रकार का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू द डिमांड्स यूजुअली रिलेटेड टू मेंटल और इमोशनल प्रेशर्स, यानी हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो तमाम तरह के हमारे ऊपर मानसिक दबाव या इमोशनल हमारे ऊपर प्रेशर्स पड़ते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी वजह से जो हमको आवश्यकताएं पड़ती हैं, अपने रिसोर्सेज हमें खर्च करने पड़ते हैं या इनसे हमें निपटना पड़ता है, तो इसके ये पूरा जो एक मेंटल हमारे लिए कह सकते हैं या एक साइकोलॉजिकल स्टेट इस तरह की क्रिएट होती है विच इज़ वेरी डिमांडिंग फॉर अस, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और रिस्पॉन्सेज आते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दर्शाते हैं। इसके बाद स्ट्रेस से ही संबंधित और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज स्ट्रेसर्स, और स्ट्रेसर्स यूजुअली उसे कहा जाता है एनी ऑब्जेक्ट और एनी सिचुएशन और इवेंट विच हैज द पोटेंशियल टू जनरेट स्ट्रेस अमंग द इंडिविजुअल्स, यानी एक व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला कोई भी वस्तु, परिस्थिति, वो सभी स्ट्रेसर के रूप में उनको पहचाना जाता है। और इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं, स्ट्रेसर इज एन इवेंट
or situation that causes the experience of feeling stress and triggers the release of stress hormones। यानी कि इस प्रकार के जो स्ट्रेसर्स हैं उनकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेजारस और फॉकमैन के द्वारा एक स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो बताया है, और आगे भी हम इस पर और चर्चा करेंगे अपने इसी सत्र में। और उनके अनुसार स्ट्रेस शुड बी सीन एज अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड एनवायरमेंट दैट इज अप्रेज्ड बाय द पर्सन एज टैक्सिंग और एक्सीडिंग हिज और हर रिसोर्सेज एंड एंडेंजरिंग हिज और हर वेलबींग। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, पहली तो ये दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेसर है जो एनवायरनमेंट में मौजूद है और जो व्यक्ति है जिसके अंदर वो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। उसके बाद जो उस परिस्थिति का जो अप्रेजल उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी वो व्यक्ति उस परिस्थिति का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से कहीं ना कहीं ये एहसास उसको होता है कि जो परिस्थिति उसके सामने है या जो भी फैक्टर उसके सामने अभी मौजूद है वो कितना टैक्सिंग है, यानी कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा गंभीर या मुश्किल है। उसी तरह से उसको अपने रिसोर्सेज के बारे में भी वो व्यक्ति आकलन करता है, मूल्यांकन करता है कि मेरे पास क्या इस परिस्थिति से निपटने के लिए, क्या इस परिस्थिति से उबरने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। और उसके इसी अप्रेजल के आधार पर उसका वेलबींग डिसाइड होता है। और यदि उसका ये अप्रेजल नेगेटिव आता है, उसको ये महसूस होता है कि उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, यानी वो इस मुश्किल परिस्थिति से, इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से इफेक्टिवली बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसका जो ओवरऑल वेलबींग है वो नेगेटिवली प्रभावित होता है। जबकि यही व्यक्ति जब उस परिस्थिति को इस तरह से परसीव करता है, इस तरह से अप्रेज करता है कि वो इस परिस्थिति से आराम से या वो इससे निकल पाएगा सही तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं जो उसका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो उसके कंट्रोल में होता है और जो उसका वेलबींग है वो भी पॉजिटिव बना रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की जो इनिशियल हम कह सकते हैं जो प्रोपोजिशन थी, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय वॉल्टर कैनन। और वॉल्टर कैनन एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट काम किया था, और इन्होंने जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स के बारे में जो बताया था, यूजुअली ये एक्सप्लेनेशन था हमारे उस रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो कहीं ना कहीं जो नेचुरल डेंजर आने की कंडीशन में या ऐसी स्ट्रेसफुल या डेंजरस कंडीशन का सामना होने पर, जैसे अगर इसका एक उदाहरण हम समझें तो यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, मान लीजिए आप अकेले रोड पर जा रहे हैं, रात का समय है, और ऐसे में कोई एक खूंखार अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको डॉग मिला जिसकी वजह से आपको ये अब भय है कि ये मुझे काट सकता है, तो ऐसे में अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि या तो आप खड़े होकर के वहाँ पर उसका सामना कीजिए, उसको भगाने का प्रयास कीजिए, उसको मारकर वहाँ से हटाने का प्रयास कीजिए, या दूसरा जो विकल्प है आपके पास कि आप वहाँ से भाग जाइए या आप वहाँ से हट जाइए। तो ये दो तरह के जो हमारे रिस्पॉन्स हैं, यानी आइदर टू फाइट और टू टेक अ फ्लाइट, यानी कि आप उस परिस्थिति से जूझ सकते हैं, वहाँ खड़े होकर के उसका सामना कर सकते हैं, या दूसरा जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी कि हम उस परिस्थिति से वहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तो ये दो तरह के रिस्पॉन्स यूजुअली हमारे अंदर देखे जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस और डेली लाइफ की जो स्ट्रेस है, अब इस जो उदाहरण को हमने यहाँ देखा, यहाँ पर हमारे पास ये विकल्प मौजूद है कि हम अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर परिस्थिति को हम अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि उस डेंजरस सिचुएशन को हमारे लिए अवॉइड करना भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी कंडीशंस हैं जिनको हम नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है, वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेदर इट कम्स टू फैमिली या हमारी जॉब या फिर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ या हमारे रिलेशनशिप,
तो इस तरह के बहुत सारे टास्क हैं जिनको कि हम नेग्लेक्ट करके या अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी कंडीशन में फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें वी हैव टू फेस द सिचुएशन, वी हैव टू फाइट द सिचुएशन। तो ऐसे में जो हमारा ओवरऑल जो रिस्पॉन्स होगा वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगा कि हम उस कंडीशन से किस प्रकार से वहाँ हम फाइट बैक कर रहे हैं या किस प्रकार से हम उस कंडीशन में अपने आप को हम मजबूती से उससे बाहर आते हैं। तो इसी संदर्भ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हेंस सेले ने की थी, और हेंस सेले ने जो स्टडी की थी उसमें उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की बात की। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GAS के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें इन्होंने 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस की बात की, जिसमें पहला है अलार्म कंडीशन या अलार्म स्टेज के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, देन स्टेज ऑफ एग्जॉशन। अब हम यहां देखते हैं कि किस प्रकार से जो इस सिंड्रोम में इसके अनुसार हेंस सेले ने यह बताया कि सबसे पहले किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना होने पर हमारे अंदर एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट हो जाता है, यानी अलार्म सिस्टम, और वो कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर करता है, हमें तैयार करता है कि हम किस प्रकार से हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये बेसिकली हमारा इनिशियल जो हम कह सकते हैं कि एनकाउंटर है उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, उसको रिप्रेजेंट करता है। देन जो दूसरा स्टेज है वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि हम उस परिस्थिति से कैसे अडेप्ट करेंगे, यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनकी मदद से हम उस स्थिति से किस तरह से अडेप्ट करेंगे। देन फाइनली जो स्टेज ऑफ एग्जॉशन है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्पलेसनेस को, यानी हमारी असहायता को, या कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है कि अब हम उस स्थिति से निपटने की स्थिति में नहीं हैं। तो ये जो हेंस सेले का जो ये ओवरऑल जो हम कह सकते हैं जो थियरी है, ये एक बहुत ही एक्सेप्टेड और हम कह सकते हैं कि जानी मानी थियरी है जो इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेस जो दी गई है उनके द्वारा। और इससे कहीं ना कहीं ये हमें पता चलता है दैट हेंस सेले का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमें स्ट्रेस की ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसको समझने में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और ग्राफ की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो स्ट्रेस है वो किस प्रकार से हमारे लिए घातक है, या यूं कह लें कि हमारा उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर हम एक इन्वर्टेड यू का ग्राफ बनाएं यहां पर, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरफ मॉर्बिडिटी को रखें, यानी जो हमारी जीवन में जो चांसेस हैं कि हम टुवर्ड्स मॉर्बिडिटी या उससे जो हमारी मॉर्बिडिटी है वो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, या जो हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह अगर हम इसको सिर्फ देखें तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हम इसको समझें यहाँ पर, केवल यहाँ समझने की सहजता के लिए, और इसको हम यहाँ पर रखें स्ट्रेस, देन लो एंड हाई, एंड अगेन the chances of morbidity being low and the chances of morbidity being high, यानी कि नेगेटिविटी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो अगर हम देखें तो जो नेगेटिव आउटकम के रूप में वो इस तरफ हाई एंड पर है, और इस तरफ हम देखें तो ये जो है दैट इज लो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि जब स्ट्रेस हाई है तो हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव आउटकम भी हाई होगा। उसी तरह से जब स्ट्रेस लो है हम ये देख रहे हैं कि जब स्ट्रेस लो है उस समय भी जो नेगेटिव आउटकम है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट इज स्टिल हाई, यानी कि इन दोनों ही कंडीशंस में चाहे हमारा स्ट्रेस लो हो
या चाहे हमारा स्ट्रेस हाई हो, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा नेगेटिव आउटकम है वो हाई होगा। यानी कि जो ये लेवल है, केवल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव आउटकम है दैट विल बी लो। इसका मतलब है एट दिस पर्टिकुलर लेवल इज नोन एज ऑप्टिमल लेवल, और ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर फंक्शनिंग एज वेल एज कि हमारे जो आउटकम्स हों वो नेगेटिव ना हों। इसलिए ये जो कह सकते हैं मॉडल है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है वो पूरी तरह से उसका न होना या बहुत अधिक होना, दोनों ही हमारे लिए डेंजरस है। उसी तरह से जो एक और कॉन्सेप्ट की बात की थी हैंस सेली ने, एंड दैट वाज अबाउट यूस्ट्रेस एंड डिसस्ट्रेस। तो इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि देयर आर सम स्ट्रेसेस विच आर गुड फॉर अस एंड देयर आर सम स्ट्रेस विच इज बैड फॉर अस, और वी नीड टू अवॉइड this kind of stress, or we need to fight back with this kind of stress. And there is also some stress which is good for us, which makes us ticking, या जो हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या जो हमको गतिवान बनाए रखती है। तो इस प्रकार से जो हैंस सेली का कॉन्सेप्ट है वो हमें स्ट्रेस को समझने में हेल्प करता है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, और वो है अबाउट द एलोस्टेसिस, और एलोस्टेसिस लोड भी इसको कहते हैं। और यहां हम देखते हैं कि इसको हम एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, यानी कि हमारी बॉडी का ये वो मैकेनिज्म है, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एंडोक्रीन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। और स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो इसी एक्सिस के एक्टिवेशन पर हम कह सकते हैं कि जनरेट होते हैं या रिलीज होते हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमिक हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे एंडोक्रीन सिस्टम को रेगुलेट करता है, और आफ्टर एप्रोप्रिएट सिग्नल या जो भी ज़रूरी सिग्नल हमारे ब्रेन से रिसीव होते हैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन के वे में, वो हाइपोथैलेमस के पास पहुँचते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज करता है, यानी एक प्रकार का ये हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, और ये ACTH फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और वहाँ जो रिजल्टेंट जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर फाइटिंग विद स्ट्रेस या टू कोप विद स्ट्रेस। तो ये जो हार्मोन का जो रिलीज होने का जो मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और ये हमारा बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारा टुवर्ड्स द स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब ऐसे में ये एलोस्टेसिस लोड यहाँ पर ये बताता है कि इस तरह का जब भी हमारा जो ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल बॉडी को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और जो हमारी बॉडी के दूसरे भी पार्ट्स हैं उन सभी को एनेबल करता है हमारी इस तरह की स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कोप करने के लिए या उससे फाइट बैक करने के लिए। लेकिन जब यही जो लोड है ये कंटिन्यूअस यदि हो, यानी कि जब ये लोड कंट्रोलेबल अमाउंट में हो, यानी जो ये हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है स्ट्रेस का, अगर ये कंट्रोलेबल अमाउंट में है, देन वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ फाइटिंग, और हम कह सकते हैं कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत हद तक सक्षम रहते हैं और हमारा शरीर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करता है। मगर अगर यही कंडीशन कंटिन्यूअस बनी रहे या बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए या बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारा जो एलोस्टैटिक जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो हमारे ये जो हमने देखा था अभी, जो ये एक्सिस है एंडोक्रीन सिस्टम का, जो ये मैकेनिज्म है, या चाहे वो हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स है या चाहे हमारा इम्यून सिस्टम है, ये सभी अगर ओवरलोडेड हो जाएं ड्यू टू स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल कंडीशन या ऐसी परिस्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो,
देन इन सभी पार्ट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट आता है एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर लाइफ इवेंट्स की। वो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं हमारी लाइफ में जो हमारी ओवरऑल हम कहते हैं कि जो हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित करते हैं, यानी वो कौन से मेजर लाइफ इवेंट्स हैं जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो जब हम मेजर लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं तो ये यूजुअली देखा गया है कि जो डेथ है या डेथ से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट एंड स्पेशली डेथ ऑफ समवन हु इज़ वेरी क्लोज, और स्पेशली जो इसमें सबसे हाई रखा जाता है दैट इज डेथ ऑफ स्पाउस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, और इसमें इस तरह के मेजर लाइफ इंसिडेंट्स में बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं। इनफैक्ट आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इवन मैरिज इज कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट विच इज स्ट्रेसफुल फॉर इंडिविजुअल्स। और इस तरह के और भी बहुत सारे, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा लॉस ऑफ होम हो, या हमारी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, या किसी दोस्त से हमारा झगड़ा, या किसी इस तरह के बहुत सारे हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स हैं जो कि हमें प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल जो स्ट्रेस लोड हमारे ऊपर है उसको बढ़ाते हैं। तो एक स्टडी के अनुसार उसमें ये देखा गया कि एनी स्ट्रेस लोड विच इज़ अबव 250 to 300, इसकी रेंज से जो ऊपर का जो स्ट्रेस लोड होता है, और जैसा मैं अभी आपको जो एग्जांपल दे रहा था उसमें डेथ ऑफ स्पाउस का अगर हम स्कोर देखें स्ट्रेस लोड तो इट वाज कंसीडर्ड एज 100। अगर मैरिज की बात करें तो इस स्टडी में उसको रखा गया अराउंड 50। तो ये हालांकि ये वेरी करता है स्टडी टू स्टडी, पैरामीटर टू पैरामीटर। दूसरी स्टडीज़ में ये स्कोर अलग तरीके से देखा जा सकता है और उसमें जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, जो रेंज बनाया जाएगा, दैट माइट बी डिफरेंट। तो ये कोई हम ये नहीं कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड स्कोर है या ये सभी के लिए एक जैसा होगा। ये सिचुएशन टू सिचुएशन, टेस्ट टू टेस्ट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दिस मे वेरी। बट फिर भी हमें एक समझ डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है ये बताने में कि इस तरह की जो लाइफ चेंजिंग हमारे लिए जो इंसिडेंट्स हैं या जो घटनाएं हैं वो कितनी हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, और उस तरह की कंडीशन में हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद एक और जो हम कहते हैं डेली हैसल्स की बात, और यहाँ पर अगेन जो लेजारस एंड फॉकमैन का जो मॉडल था जिसकी हमने बात की थी वो यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, एंड दैट इज ट्रांजैक्शनल थियरी ऑफ स्ट्रेस। और लेजारस ने यहाँ पर यह बताया कि दैट देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरमेंट, यानी कि जो इंडिविजुअल है और जो उसका वातावरण है जिसमें वो घटनाएं हो रही हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और ऐसे में जो दो इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि स्ट्रेस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें पहला है अप्रेजल, यानी कि व्यक्ति उस परिस्थिति को किस प्रकार से उसका आकलन कर रहा है या मूल्यांकन कर रहा है। यदि वो उस परिस्थिति का अप्रेजल इस तरह से करता है कि दिस सिचुएशन इज डेंजरस फॉर मी, या ये सिचुएशन मेरे लिए इस तरह का कॉन्सिक्वेंस लेके आएगी, तो इस तरह का जो उसका अपना अप्रेजल है सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है। एंड देन इट कम्स टू कोपिंग, यानी दो तरह का अप्रेजल यहाँ पर उसने किया। प्राइमरी अप्रेजल था अबाउट द सिचुएशन इटसेल्फ, कि उस सिचुएशन में क्या चैलेंज है, उसके क्या खतरे हैं, उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या दिक्कतें आएंगी, इस प्रकार का जो प्राइमरी अप्रेजल है। एंड देन सेकेंडरी अप्रेजल विच इज अबाउट कोपिंग, और कोपिंग में वो व्यक्ति ये देखता है कि व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज या स्ट्रेटेजीज, और किस तरीके से वो इस पूरी सिचुएशन से बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार का जो हम कह सकते हैं कि उसका ओवरऑल जो कोपिंग मैकेनिज्म है ये, तो यानी अप्रेजल एज वेल एज कोपिंग, ये दोनों जो उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि हाउ द पर्सन इज गोइंग टू कोप विद डेली हैसल्स ऑफ द लाइफ, यानी कि लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं रोज की हमारी जिंदगी में, चाहे वो कितना भी छोटा बात हो, चाहे हमारे घर का कोई छोटा सा सामान खत्म हो जाए, या
बिजली ही चली जाए, या हमको हमारे घर की लिफ्ट खराब हो जाए, या हमारे घर पे कोई आने वाला हो, या हमको कहीं किसी ऐसी जगह पर जाना हो जहां हमें पता है कि वहां पहुंचने में हमें ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकता है। तो ऐसे लाइफ की हमारी जो डेली इंसिडेंट्स हैं, छोटे छोटी घटनाएं, वो भी इसमें यहां पर उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो इनका अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट की जो बात हमने की थी इसके पहले, जहां पे केवल बड़ी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, ये उससे आगे जा करके जो हमारी डेली लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, वो किस तरह से हमारे लिए स्ट्रेसफुल होती है, किस तरह का लोड हमारे सामने आता है, किस तरह का प्रेशर हम उसमें झेलते हैं, और फिर किस तरह से हम उस पूरी सिचुएशन को अप्रेज करते हैं, उसका आकलन करते हैं, एंड देन हाउ वी कोप विद दैट सिचुएशन। ये जो पूरी जो प्रोसेस है, इसको यहाँ पर लेज़ारस एंड फोकमैन ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। एंड उसमें उन्होंने एक मेथड जो इसके लिए यूज़ किया था फॉर द रिसर्चेस टू बी कंडक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, वो था डेली डायरीज। यानी उन्होंने अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये कहा था कि आप अपने रोज़मर्रा की, यानी जो डेली लाइफ की जो छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपको ये लगता है कि दैट वाज चैलेंजिंग फॉर यू, उनको आप लिखिए और उससे कैसे आप निपटे, यानी किस तरह से आप उससे आपने फाइट किया, या क्या उसके बारे में आपके अंदर फीलिंग्स आई, उन सभी चीज़ों के बारे में आप मेंशन करिए, लिखिए। एंड बाय द रिकॉर्ड ऑफ सेवरल पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ उन्होंने अपनी ये स्टडी करके इस तरह का जो उनका रिजल्ट आया, जो थियरी उन्होंने प्रपोज की ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल की, दैट इज स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल। और यहाँ पर हम जब बात करते हैं डायथीसिस की, तो इसका अर्थ ये है कि दैट देयर इज अ प्री डिस्पोजिशन, या हम कहेंगे प्रोननेस टुवर्ड्स स्ट्रेस। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है, उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, उनका प्री डिस्पोजिशन इस तरह का होता है दैट दे आर ससेप्टिबल टुवर्ड्स स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस का सामना होने पर वो व्यक्ति ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उनको स्ट्रेस की वजह से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होंगे, यानी कि वो स्ट्रेस को लेकर के ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, वो स्ट्रेस को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका ओवरऑल जो मेकअप है, वो जेनेटिक मेकअप हो चाहे फिजियोलॉजिकल मेकअप हो, वो कहीं ना कहीं उनको प्रोन बनाता है, उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित करेगा। तो ये इस प्रकार का जो स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल है। एंड देन वी कम टू प्रोसेस ऑफ कोपिंग। और कोपिंग की जो दो मेजर, हम कह सकते हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें पहली है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें वी बेसिकली ट्राई टू मैनेज द चैलेंजेस और स्ट्रेसर्स बाय टेकिंग डायरेक्ट एक्शन टू रिजॉल्व द अंडरलाइंग कॉजेज। और इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, दैट इज सोशल सपोर्ट। यानी कि जब भी हम किसी परिस्थिति को डायरेक्टली फेस करना चाहेंगे या हम उसको डायरेक्ट टैकल करना चाहेंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी होगी, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी मानी जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, तो चूंकि आप छात्र हैं, आप इस एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जब आप एग्ज़ाम का सामना करते हैं या एग्ज़ाम कंडीशंस आती हैं, तो आपको स्ट्रेस होता है, और ऐसे में आप अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए आप जो पहली प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजी है वो ये हो सकती है कि आप पढ़ाई करें, यानी कि आप अपना जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस है या जो किताबें हैं आप उनको पढ़ें, यानी डायरेक्टली आप उसकी तैयारी करें। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। और इसमें जो सोशल सपोर्ट है, अगर आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट करती है, यानी वो आपके एग्ज़ाम्स को, आपकी इस पूरे हम कह सकते हैं एपिसोड को वो बहुत ही गंभीरता से और उसमें आपकी एक कह सकते हैं कि मदद भी कर रहे हैं। और उसका तरीका ये हो सकता है, एक सिंपल सा भी अगर हम देखें उनके पार्ट पे वो क्या कर सकते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम के दौरान आपके घर में कोई भी टीवी ना देखे, तो ये एक प्रकार का आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि अगर टीवी चलेगी तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगा एंड आपका भी मन करेगा देखने का। तो इस प्रकार से आपकी फैमिली एक बहुत ही ये छोटा सा चेंज करके आपको सपोर्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है, इससे हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम फोकस्ड जो स्ट्रेटेजी है फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस,
ये किस तरह से कार्य करती है। देन इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटेजी। अब अगर इसी उदाहरण में हम फिर से आपको रखें, जैसे अभी आप एग्ज़ाम की वजह से तनाव में थे, तो आपने वहाँ पर प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर उसको यूज़ करके आपने उस परिस्थिति से अपनी स्ट्रेस को कम किया, यानी एक बेहतर तैयारी करके, पढ़ाई करके आपने स्ट्रेस को कम किया। बट वंस योर एग्ज़ाम इज़ ओवर, आपका परीक्षा अब ख़त्म हो गई, अब उसके बाद अब आपको जो अगला तनाव है दैट इज़ अबाउट द रिजल्ट, यानी कि मेरा परिणाम कैसा आएगा। अब इस चीज़ का तनाव आपको हो रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट तो उसके लिए तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, यानी आप अब चाह कर भी अपने पार्ट पर कोई स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है डायरेक्ट एक्शन की कि आप वो करें और आपका स्ट्रेस कम हो जाए। तो ऐसे में जो अगली स्ट्रेटजी आपके काम आती है या आप उसको अपना सकते हैं, दैट इज इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजी। और ये इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी है विच सपोर्ट्स पीपल टू अप्रोच, टॉलरेट, एक्सेप्ट एंड सिंबलाइज देयर इमोशंस। यानी कि अब जब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं फिर से, तो आपके सामने जो परीक्षा का परिणाम को लेकर के जो स्ट्रेस है, उसको आप किन तरीकों से आप उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजी में आप अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहन से, आप इनसे डिस्कशन कर सकते हैं, आप इनके सामने अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप परीक्षा के जो परिणाम हैं उनके बारे में आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आप उसके बारे में चिंता कर रहे हैं या जो इमोशंस आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं वो उससे अब आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो भी रिज़ल्ट आना है वो तो अब रिज़ल्ट वही रहेगा। तो इस प्रकार से आप उस सिचुएशन को टॉलरेट भी कर सकते हैं या उसमें नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो इमोशन फोकस्ड हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि हम किस प्रकार का इमोशनल रिस्पॉन्स वहाँ पर देंगे, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, तो वो उसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजी होती है। इसके बाद इमोशन फोकस स्ट्रेटजी में ही एक और तरह का जो हमारा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और इस प्रकार की जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, इसमें हम कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस हमें जनरेट हो रहा है, हम उसको इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करें, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर दूसरों के साथ शेयर करके या हम दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो करके या हम उस चीज़ से अपना ध्यान हटा करके और उस चीज़ को उतना इम्पॉर्टेंट ना मानते हुए कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए कि जो भी होना था अब वो हो चुका है, एग्ज़ाम का अब जो भी रिजल्ट आना होगा वो आ जाएगा। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन फ्यूचर। अब हमें आगे की तरफ ध्यान देना है, अब हमें आगे की तरफ सोचना है। तो इस तरह की जो हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हमारे पास इस तरह की ट्रेनिंग है या इस तरह का हमें सपोर्ट है, देन वी आर एबल टू बेटर कोप विथ दीज काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इसके बाद रिलैक्सेशन। अगेन रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि हम उस पूरी जो तनाव मुक्त जो तनाव वाली हमारी जो स्थिति थी, हम उससे खुद को बाहर करें या उससे खुद को फ्री करें और एक तरह से अपने आप को हम रिलैक्स करें, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो ये एक प्रकार का हमारा प्रोसेस हो सकता है कोपिंग से संबंधित। कोपिंग से रिलेटेड 12 टाइप्स ऑफ हम कह सकते हैं कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जिनको कैटेगराइज किया गया है इनटू 12 स्ट्रेटजीज़। इसमें पहली है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। इसमें हम आइदर वी गो फॉर डायरेक्ट एक्शन और प्लानिंग, यानी कि हम इसमें सीधे एक्शन और प्लानिंग की बात करते हैं, किस तरह से हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन सीकिंग, यानी कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम उस चीज़ के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, आइदर थ्रू रीडिंग, ऑब्जर्वेशन और आस्किंग अदर्स। उसी तरह से ये एक और स्ट्रेटजी है, ऑल्दो दिस इज़ अ नेगेटिव स्ट्रेटजी, जहाँ पर हम हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं और हमारी जो स्थिति है वो कन्फ्यूज्ड होती है और हम पूरी तरह से थक चुके होते हैं या हार मान चुके होते हैं। ऑल्दो ये पॉजिटिव स्ट्रेटजी नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग। और उसके बाद देयर इज़ अनदर स्ट्रेटजी दैट इज़ एस्केप। और एस्केप की जो स्ट्रेटजी है उसमें हम कोशिश करते हैं उस परिस्थिति को अवॉइड करने की। देन सेल्फ रिलायंस, यानी कि यहाँ पर हम खुद को कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर क्या बदलाव लाएं, अपने स्तर पर हम किस तरह से उस परिस्थिति से
हम निपट सकते हैं। देन सपोर्ट सीकिंग, हम ऐसी स्थिति में हम सपोर्ट के लिए देखेंगे, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर का हो, किसी फ्रेंड का हो, किसी टीचर का हो, या जो भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हमारे पास हो या जिसके बारे में हम सोच सकते हो, वी आर गोइंग टू आस्क देम फॉर द हेल्प। और डेलीगेशन, हालांकि ये एक तरह का अगेन हम कह सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेटेजी है, वेयर द पर्सन इन्वॉल्व्स इन सेल्फ पिटी, यानी वो खुद पर ऐसी स्थिति कर लेता है कि वो खुद को असहाय और दया का पात्र मानता है, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारा काम कर दें, यानी हम खुद ना करके दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे लिए वो काम कर दें। इसके बाद आइसोलेशन, हम ये भी एक प्रकार की नेगेटिव स्ट्रेटेजी होती है, एंड इसमें यूजुअली लोग उस तरह की सिचुएशन को या तो अवॉइड करते हैं, या लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, या किसी भी तरीके का लोगों से वो इंटरेक्शन या संपर्क नहीं रखते। इसके बाद एकोमोडेशन, एंड दिस इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सेप्टेंस। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी है, इसमें हम प्रयास करते हैं कि उस तनावपूर्ण जो परिस्थिति है उससे हम अपना ध्यान किसी दूसरी पॉजिटिव दिशा में लगाएं। इसके बाद नेगोशिएशन, दैट इज अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बार्गेनिंग और परसुएसिंग, यानी कि हम उस पर्टिकुलर जो हमको जिससे तनाव हो रहा है उस परिस्थिति को या उस घटना को हम ज़्यादा महत्व न देते हुए हम किसी दूसरी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की उन पर ज़्यादा ध्यान दें, या जब हमारे पास कई सारे टास्क एक साथ आ जाएं तो उसमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हम उसकी अपनी एक लिस्ट बनाएं या उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करें। देन सबमिशन, ये एक तरह का हम कह सकते हैं नेगेटिव स्ट्रेटेजी है, एंड अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो अपने अंदर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे आते हैं और उससे हम कहीं ना कहीं शिकायती भी हो जाते हैं और हम पॉजिटिवली उस सिचुएशन से टैकल नहीं कर पाते। इसके बाद ऑपोजिशन, यानी कि ये भी एक नेगेटिव स्ट्रेटेजी है, अगेन आइदर हम एग्रेसिवली बिहेव करेंगे ड्यू टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और वी आर गोइंग टू ब्लेम अदर्स, यानी कि हम दूसरे लोगों पे गलती मढ़ेंगे या उनको इसके लिए, इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मानेंगे। नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं इस पूरी परिस्थिति में, दैट इज पॉजिटिव अप्रेजल, यानी कि हम इस पूरी परिस्थिति का एक सकारात्मक पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के रूप में भी हम कर सकते हैं, और हम उस पूरी परिस्थिति में अपने लिए कुछ बेहतर वहाँ पर सोच सकते हैं या वहाँ पर एक बेहतर स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। तो उसके लिए हमें उस पूरी परिस्थिति को, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमें सर्च करना होगा, यानी रीअप्रेजल की जो प्रक्रिया है, हमें उस घटना को, उस परिस्थिति को दोबारा से पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है। देन बेनिफिट फाइंडिंग, यानी हम उस नेगेटिव परिस्थिति में भी अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर हम खोज सकते हैं। जैसे इसके पहले ही मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कि जैसे वो सोल्जर्स का जो एग्जाम्पल था, वो वहाँ पे चोट लगने के बावजूद भी उस परिस्थिति में उन्होंने अपने लिए वहाँ पर ये सोचा कि किस तरह से इस पूरी परिस्थिति में उनको एक मौका मिल रहा है युद्ध से दूर जाने का, यानी कि अपने घर वालों के पास जाने का। तो उन्होंने उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी, उस चोट लगने वाली परिस्थिति में भी खुद को किस तरीके से उन्होंने हम कह सकते हैं कि वहां पर भी अपने लिए एक बेनिफिट या एक पॉजिटिविटी उन्होंने सर्च कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल सपोर्ट की, और सोशल सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल स्ट्रेस कोपिंग में। और इसके जो 5 महत्वपूर्ण पार्ट है उसमें एक है इफेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी हमारे दूसरे लोगों के साथ किस तरह के संबंध हैं, चाहे वो हमारे मित्र हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, या चाहे हमारे कलीग्स हों जिनके साथ हम कार्य करते हैं। तो ये सभी जो हमारी सोशल सेटिंग में जो लोग रहते हैं उन सभी के साथ हम किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, एक शेयरिंग का रिलेशनशिप रखते हैं, या फिर उनके साथ हमारा जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सभी का हमारी कोपिंग पे बहुत असर पड़ता है। तो जितना ज़्यादा बेहतर हमारे सोशल रिलेशनशिप होंगे उतना ही बेहतर हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी होगी। देन एक और जो इम्पॉर्टेंट सोशल सपोर्ट का एस्पेक्ट है, दैट इज कन्फाइडिंग और शेयरिंग द प्रॉब्लम्स, और इसको स्ट्रेस बफरिंग के रूप में भी जाना जाता है। और ये अक्सर देखा गया है, एक स्टडी की गई थी महिलाओं के ऊपर, और उसमें उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें जो मुख्य प्रश्न थे, जो जानकारी उनसे ली गई वो इस प्रकार थी कि
आपके पास क्या कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा आपके पास व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की बातें, अपनी समस्याएं शेयर कर पाते हैं पूरे विश्वास के साथ। तो इस प्रकार के जो आंसर्स उन्होंने दिए कि हाँ, हमारे पास इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह के हमारे पास रिसोर्स हैं जिनसे हम शेयर कर सकते हैं अपनी सारी समस्याएं पूरे विश्वास के साथ। तो इसमें जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए, यानी जिन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास ऐसे व्यक्ति हैं और वो हमारे नज़दीक रहते हैं, और फिर दूसरा कैटेगरी था, उन्होंने कहा कि यस, हमारे पास हैं बट वो हमसे दूर रहते हैं, यानी एक सेकंड कंडीशन। फिर एक ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम या इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जिनको हम अपनी समस्या बता सकें। तो इन तीनों ग्रुप में जो डिफरेंसेस देखे गए कि इस ग्रुप का जो ओवरऑल जो स्ट्रेस की जो कोपिंग थी वो सबसे बेहतर थी इन दोनों ही ग्रुप के मुकाबले, और इस ग्रुप की यानी जो ग्रुप नंबर 3 है, इसकी जो स्ट्रेस की जो कोपिंग की जो संभावना थी या जो उनकी कैपेबिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कम थी या नेगेटिव थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बेहतर सोशल सपोर्ट हो तो इट वर्क्स एज अ स्ट्रेस बफर। तो हम एक और बात करते हैं इसी संदर्भ में कि क्या सोशल सपोर्ट इज ऑलवेज गुड, यानी क्या वो हमेशा एप्रोप्रिएट होता है। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट सोशल सपोर्ट के बीच का अंतर समझना चाहें तो इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि जैसे अक्सर कई बार लोग किसी समस्या से जब जूझ रहे होते हैं या मान लीजिए वो किसी बीमारी से ही जूझ रहे हैं, तो ऐसे में जब हम उनके पास जाते हैं और हम उनसे कुछ बातें करते हैं तो कई बार आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो व्यक्ति आपकी बातों से राहत महसूस नहीं करता, सपोर्टेड फील नहीं करता, बल्कि वो और इरिटेटेड या और ज़्यादा परेशान महसूस करता है। तो इस प्रकार का जो इनएप्रोप्रिएट सपोर्ट की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी कोई ऐसी नोन स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट, बट जो इसका एक सीधा तरीका ये है दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो द नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर, जिसमें हम ये ध्यान रखें कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी एक्चुअल नीड क्या है, यानी वो क्या पसंद करेगा या उसको क्या इस समय ठीक लगेगा, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से वी शुड एक्ट और वी शुड टॉक और वी शुड एंगेज। तो इस तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। इसके बाद वी टॉक अबाउट सोशल सपोर्ट एट वर्क प्लेस। सोशल सपोर्ट एट वर्क प्लेस के बारे में एक स्टडी में ये देखा गया कि व्यक्ति को जब उसके काम में कोई दूसरा व्यक्ति, खास करके उसका सुपरवाइजर या उसका कोई कलीग, जब उसकी मदद कर देता है, यानी उसको अगर ये फील करा दे कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है या आपके पास ये योग्यता नहीं है इसलिए मैं ये काम आपके लिए कर देता हूँ, तो इस तरह का जब हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस आता है तो ये सपोर्ट ना हो करके हमारे लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। इसके बाद वी टॉक अबाउट लोनलीनेस, एंड अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोशल आइसोलेशन है वो हमारी ओवरऑल जो स्ट्रेस की फीलिंग है उसको एलिवेट करता है, और अलग अलग स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि वो इंडिविजुअल्स जो लोनलीनेस फील करते हैं या जो लोनलीनेस की कंडीशन में रहते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस को लेकर के ससेप्टिबल होते हैं और जो उनकी ओवरऑल वेलबींग है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है। इसके बाद इसकी वजह से उनकी ओवरऑल इम्यून फंक्शनिंग में भी नेगेटिव रिस्पॉन्सेस देखे गए हैं और वो इन्फ्लेमेशन के रूप में उनके अंदर देखे जाते हैं, और ये जो रिस्पॉन्स है ये उनके अंदर फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हम कहते हैं जो जनरेट होते हैं, इस तरह का एक परमानेंट फिजियोलॉजिकल चेंज उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इस पूरे डिस्कशन से ये समझ पाए कि किस तरह से जो सोशल सपोर्ट है वो हमारे स्ट्रेस की ओवरऑल जो हमारी जो कंडीशंस हैं उनसे कोप करने में हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है। तो अपने इस ओवरऑल आज के सेशन में हमने ये देखा कि किस तरह से जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसमें किस तरीके से वो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस और स्ट्रेस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, एंड देन हाउ वी कैन कोप विद दैट स्ट्रेस यूजिंग साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो आज का अपना ये सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को आज का ये सत्र इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।